मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों को नई खेल नीति की सौगात दी और इस नीति में पंचायत से राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने का तो प्लान है ही, हर ब्लॉक में उच्च स्तर का ग्राउंड बनाने का भी खाका खींचा गया है। इस मौके पर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी पंकज रजक को 10 लाख, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान को 5-5 लाख, ब्यूटी डुंगडुंग और आशा किरण बारला को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। साथ ही झारखंड के सरकारी स्कूलों में होनहार खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स टीचर के रूप में बहाल करने का भी ऐलान किया। हम स्कूलों में भी आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैसे हो, इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे और हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मंशा है, हमारी सोच में है। अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नवचयनित होमगार्ड जवान अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। दरअसल साल 2017 में इनकी बहाली हुई थी और 2018 में सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी आज तक इनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। धनबाद जिले से 735 युवाओं का चयन होमगार्ड जवान के लिए हुआ था। से 2022 हो गई हमारी इस बहाली की, और इस बहाली की जानकारी सीएम को भी है, क्योंकि सीएम से हम लोग 2 से 3 बार मिल भी चुके हैं। 2017 में बहाली निकला था, 2018 में सारा प्रक्रिया कर लिया गया था और 2022 हो गया, लेकिन हम लोग को अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। तो हम लोग प्रशिक्षण की मांग करते हुए आज सीएम आवास पर आए हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और स्थायी नौकरी की मांग की। इस दौरान रसोइयों ने सीएम से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ पूरे साल का वेतन देने की मांग की। हम लोग 29 जुलाई से ही धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 7 तारीख से राजभवन के समक्ष बैठे हैं। हम अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि तमाम रसोइया संयोजिका जो पूरे झारखंड में 2,47,000 की संख्या में है, वो उनको अस्थायी किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। राज्यपाल के फैसले आने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि राज्यपाल को जल्द ही पूरे मामले को साफ कर देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इतनी आतुरता क्यों है, सरकार अपना काम करे। मेरे ख्याल से 2-3 पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष और तीसरी जनता जो हमारी मालिक है, सबकी मालिक है। केंद्र सरकार की मालिक है, झारखंड सरकार के, सभी राज्यों की सरकारों के मालिक है जनता। यहाँ का जनता को बताना जरूरी है कि कमीशन ने क्या कहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब जनता की आवाज को सुनेंगे। वो अपना काम करना बंद क्यों कर रहे हैं? अपना काम करे ना, उसकी व्याकुलता क्यों बढ़ रही है इसके लिए? यदि वो उनका कोई विषय नहीं है तो अपना काम करे। वो इस तरह के बयान करके कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, संज्ञान में लिया चुनाव आयोग ने। अब चुनाव आयोग का फैसला क्या है क्या नहीं है, इस पर इंतजार करिए। इतनी व्याकुलता दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन अब राज्यपाल के पास है नहीं है, ये किसने कंफर्मेशन किया, किसने बताया? चुनाव आयोग ने कहा कि हमने भेज दिया। कोई स्टेटमेंट आया उसका? चुनाव आयोग का कोई स्टेटमेंट आपके संज्ञान में है? उन्होंने दिया कि मैंने गवर्नर को भेज दिया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने 1932 के खतियान और स्थानीय नीति को लेकर हेमंत सरकार पर फिर से हमला बोला। उन्होंने हेमंत सरकार पर राज्यवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता संभव नहीं है। पार्टी सुप्रीमो ने राज्य सरकार से राज्य में जल्द ही जातीय जनगणना कराने की भी मांग की। स्पेशल सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान था और इस बार का बयान में फर्क पड़ा है। फर्क किस लिए पड़ा है ये आप सभी लोग जानते हैं और झारखंड के लोग भी जाना है कि अचानक इस तरह का बयान आया है। मैं उनके फर्क पड़ने के कारण पर नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि ये राज्य के नौजवानों के लिए जो अवसर नौकरियों में, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, व्यवसाय में जो अवसर बनेगा, उस अवसर का लाभ यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय लोगों को मिले, इसके लिए सुनिश्चित करें।
बोकारो में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भरत यादव ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि झारखंड अब पाकिस्तान बन गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के धरना प्रदर्शन में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं। वे जल, जंगल और जमीन के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान एकदम पाकिस्तान बन गया है। जिस प्रकार की एक समुदाय विशेष के द्वारा यहाँ के बहुसंख्यक समाज के लोगों पर, आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए कि दुमका में किस प्रकार की घटना हुई, एक सप्ताह के अंदर दो इस प्रकार की घटना हुई। और कौन लोग ये घटना करने वाले हैं, आप जाकर के वहाँ सीमावर्ती क्षेत्र में संथाल में देखिए जिस प्रकार से वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। गिरिडीह के अवैध अस्पतालों में मासूम जान का सौदा हो रहा है। पिछले हफ्ते बिरनी के वृंदा जमनिया गांव में एक नवजात शिशु झाड़ियों में फेंका मिला था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने विराजपुर चौक से मां दुर्गा क्लिनिक की जांच की, जहां प्रसूति के लिए कई मरीज मिले, लेकिन डॉक्टर ही नदारद थे। कल और आज के दौरान 2 सिजेरियन ऑपरेशन किया गया है और इनके यहाँ कोई भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। 3 स्टाफ पाया गया था, एक मैनेजर है, एक सफाई कर्मचारी और एक नर्सिंग स्टाफ, जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। संचालित किया जा रहा है। पिछले 4 घंटे से इंतजार किया जा रहा था महेश मोदी का, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। सिविल सर्जन को जानकारी दे दी गई। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के बर्न वार्ड में एक एक कमरा पानी से लबालब है। पेट पर लेटे मरीज दर्द से कराहते दिखे और यहां आग में झुलसे गंभीर मरीजों का इलाज होता है। लेकिन अचानक मानसून इतना ज्यादा मेहरबान हो गया कि अस्पताल के एक एक कमरे में डूब गए और ना मरीजों के आने जाने का रास्ता बचा, ना डॉक्टर के लिए पेट पर लेटे मरीज को देखना मुनासिब हो रहा है। मरीज छटपटा रहे हैं, सफाई कर्मचारी बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रहे हैं। पूरा वार्ड में भर जाता है मरीज, सबको भी बहुत तकलीफ होता है। तो अपने को खबर कैसे होता है कि पानी जमा है? कौन करते हैं खबर? हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, हम लोग का जो सुपरवाइजर है वही खबर करते हैं कि जाइए, सभी कोई मिल के हम लोग करते हैं। पेशेंट के पास जाने में परेशानी होता है, पानी में डूब करके जाकर के वहाँ जाना होता है वैक्सीन देने के लिए, इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, ये सब परेशानी होता है। सब पेशेंट, हम लोग क्या पूरा पेशेंट परेशानी झेलता है, सब परेशानी झेल रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, इसके लिए बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, बोलने से क्या हो जाएगा। खबर है गुमला से, जहां शनिवार को कोयल नदी में कूदकर प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली थी। प्रेमी संजीव लोहरा का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं प्रेमिका के शव की तलाश जारी है। तलाशी के दौरान घटनास्थल से 200 फीट दूर मृत प्रेमिका का शव बरामद किया गया। घाघरा के प्रेमी युगल ने परसा टोली निरलाता के पास कोयल नदी में छलांग लगाई थी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर हर एंगल से जांच कर रही है। परसों जो एक युवक युवती डूब गए थे कोयल नदी में, कल एनडीआरएफ की टीम की मदद से एक युवक का शव तो बरामद कर लिया गया था, परंतु काफी प्रयास के बाद भी देर शाम तक युवती का शव बरामद नहीं कर पाए थे हम लोग। आज सुबह पुनः अर्ली मॉर्निंग हम लोग ग्रामीणों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जो बच्ची थी उसका शव हम लोगों को बगल के गांव सहजामा करके गांव है एक बगल में, वहां पर नदी के किनारे बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिसको हम लोग आवश्यक तैयार थे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम। चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इतनी दौलत इकट्ठा किया हो या उनके पास होगी, भाई ये तो अपने आप में क्या इसको कहेंगे। मैंने आप तो सोरेन परिवार को क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी वर्षों में इन्होंने अर्जित किया। अब यहां देखिए झारखंड में क्या स्थिति है। आज बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास तक नहीं बनता है। उनके लिए सरकार ने कहीं कोई 2 कट्ठे भी जमीन बंदोबस्त नहीं कर देते हैं।
बल्कि अगर कोई घर मजूर व जमीन में भी किसी प्रकार से लोग खड़ा है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला करके, यहाँ तो अपनी भी जमीन में वर्षों से लोग खड़े थे। जैसे कुछ दिन पहले हम HEC गए थे स्मार्ट सिटी में, वहां भी बुलडोजर चला करके लोगों के घरों को तोड़ दिया। तो भाई जिसके पास इतनी दौलत है और किसी के पास उन्हें क्या बोलते हैं जमीन नहीं है, छोटी सी अपनी घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं, बल्कि जो झोपड़ी था उसको भी उजाड़ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या इस परिवार के पास 108 ऐसे जो प्रॉपर्टीज है। अब देखें जो इनकम टैक्स और CBI ने जो मेरी जानकारी में आई है, जो रिपोर्ट उन लोगों ने जो सबमिट किया है, तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है। लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से, और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना पूरा परिवार की, जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीजों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग पावर में आए हैं, जैसे पहले शिबू सोरेन कोयला मंत्री भी थे, उस वक्त की भी कहानी है। कभी हेमंत सोरेन डिप्टी CM बने, कभी CM बने, फिर आज CM बने। तो ये लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का ही काम किया है पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, इन लोगों के नाम से एक तो मैंने जैसे हम पहले ही बताया कि अनडिक्लेयर्ड काफी प्रॉपर्टीज है इन लोगों के, सभी के नाम से, जिन लोगों ने चाहे शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो या सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, ये जो लोग चुनाव लड़े हैं। इधर गिरिडीह से खबर है, जहां के भिलवा घाटी के पंचायत सचिव हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चौथे आरोपी सरवन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसकी जानकारी SDPO मुकेश कुमार महतो ने दी है। SDPO ने बताया कि 24 अगस्त 2020 को पंचायत सचिव विजय भदानी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। विजय भदानी जो कि पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे, जिनको अगवा करके हत्या की गई थी, इसी मामले में आज एक गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग न्यायालय में भेज रहे हैं। बाकी शेष बचे लोगों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। धनबाद के जमुआ टांड स्थित तालू गोदाम में हुए पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 अपराधियों को बंगाल से गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से मोबाइल मिले हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जमुआ टांड में स्थित एक आलू गोदाम में 17 जुलाई को 392 की घटना की गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त आलू गोदाम में घुस करके वहाँ पे स्थित जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको डरा धमका करके, चाकू का भय दिखा करके उससे कुछ पैसे, सोने का लॉकेट और एक मोबाइल फ़ोन छीन लिया था और दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद फिर गहन अनुसंधान के बाद उनका लोकेशन बंगाल का आया और फिर वहाँ पे जाकर के हमारी जो बड़ौदा पुलिस की टीम है। रांची में 15 सितंबर को होने वाली अग्निवीर बहाली को लेकर युवाओं में उत्साह है। गुड्डा के उम्मीदवार भी तैयारी में जुटे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए SP ऑफिस में उम्मीदवारों का तांता लगा है। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा बारिश कोडरमा, धनबाद और हजारीबाग में दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर से मानसून कमजोर होगा, लेकिन इसके 18 सितंबर से एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है, जिससे राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 13-14 में लगभग पूरे झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी और जैसे सिस्टम जैसे कि दूर जा रहा है और थोड़ा उसका असर कम होगा, बट फिर भी ट्रफिंग का असर आपको देखने को मिलेगा। तो आजकल में आपको बारिश देखने को मिलेगी और कुछ जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है।
और बात करें तो 15 तारीख से बारिश में कमी आएगी, तो 15-16 भारी बारिश का प्रकोप झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में कई घरों में दरारें आ गई हैं और ये तस्वीर रांची के हिनू इलाके की है, जहां बारिश से पूरा घर तहस नहस हो गया। इस घर में एक महिला, 2 बच्चे और एक दिव्यांग बुजुर्ग रहते हैं, जिनके पास घर के अलावा कोई सहारा नहीं है और ऐसी विपदा में ये परिवार काफी परेशान है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रही है। और आपको बताएं कि रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश का प्रकोप झारखंड के कई जिलों में देखने को मिला है, पर वही बारिश का प्रकोप जो लोगों पर पड़ा है वो काफी दयनीय है। फिलहाल सामने आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लोग अपने घर को बचाने में जुट गए हैं। भारी बारिश के कारण घर किसी तरह नीचे की ओर दीवार का हिस्सा गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक का त्रिपाल लगाकर पूरे घर को बचाया जा रहा है। इस घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और एक पूरा परिवार रहता है और आप हालत देखें किस तरीके से घर के अंदर जहां लोग सोते हैं वहां प्लास्टिक का त्रिपाल लगाया गया है ताकि पानी जो गिरे वो प्लास्टिक में आ जाए। फिर भी इसके बावजूद दीवार नीचे की ओर गिरने के लिए आधा तो गिर गया है। वही इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है। बरसात पहले तो आया नहीं और जब आया तो इस तरीके से आया। कितना तकलीफ है? पानी आता है, फिर घर में भी घुस जाता है पानी, फिर बच्चा लोग भी पढ़ नहीं पाता है। पानी जब आता है तो कितना भर जाता है दीदी? इतना एक बार घुस गया था। इतना आ जाता है दीवार हाँ, पे? हाँ? हाँ। और प्लास्टिक त्रिपाल लगा के रखी है, पानी रोक पाता है प्लास्टिक? हाँ, फिर भी डर लगा हुआ रहता है। अब कौन सा हिस्सा गिर गया दीवार इधर का आपका? इधर किचन तरफ का गिर गया है आधा दीवार। हाँ। फिर गिरने वाला है। हाँ। तो डर नहीं लग रहा है? लग रहा है। बाबू, बारिश का पानी गिरता है, भर जाता है? हाँ, बोलो। कितना भरता है? नहीं मालूम। और जैसे बात करें बच्चों को पढ़ाने से लेके खाना बनाने का, वो सब कैसे करती हैं? बहुत दिक्कत होता है दीदी, बहुत दिक्कत होता है। लाइट भी नहीं है इधर मेरा घर में। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो पूरा घर है वो प्रभावित है भारी बारिश से। जब बारिश आती है तो पूरे घर के अंदर पानी आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो चिंता इन्हें है वो है कि इनका घर किसी तरह बच जाए। घर टूट टूट के नीचे की ओर गिर रहा है। जो पीछे किचन का हिस्सा है वो नीचे की ओर गिर चुका है, वहीं जहां बच्चे और बुजुर्ग और परिवार सोता है वो भी अब गिरने की कागार पे है। तो ये जो बरसात है वो इन लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन के सामने आई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।